कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट इन द सेंस उसका हर एक डायमेंशन, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, एनवायरमेंटल हो, अलग-अलग एस्पेक्ट्स में उसका बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका वर्तमान में क्या पर्सपेक्टिव है, क्या वर्तमान से संबंधित कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो ये आपको हर एक डायमेंशन को टच करना है। ये आपका हमेशा जब भी आप नोट्स बनाएँ, चाहे वो हिस्ट्री का बनाएँ, साइंस एंड टेक का बनाएँ, इकोनॉमी का बनाएँ, ज्योग्राफी का बनाएँ, पॉलिटी का बनाएँ या करंट अफेयर्स का। प्रयास ये करना है कि उसका हर एक पहलू को टच करेंगे, ठीक है? जैसे ये मैं एग्ज़ाम्पल आपको दिखा रहा हूँ 1942 का। तो ये शुरू में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज़ द लास्ट एंड वाइडस्प्रेड मूवमेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल व्हिच इज़ आल्सो नोन एज़ अगस्त रिवॉल्यूशन। ये क्या है? पुराना हो ओके। गया, ओल्ड फैशन्ड हो गया। ये हुँ। सब लोग ऐसा मतलब मोस्टली लिखेंगे। आप इसमें कुछ नया लिखना चाहते हैं तो उसको करेंट से लिंक कर सकते हैं। मान लीजिए कि 2022 में या 23 में या जब प्रधानमंत्री मोदी एक बार बोले थे कि उसका एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, अचीवमेंट है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में। तो रिसेंटली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रिमेंबर्ड द हिस्टोरिकल लैंडमार्क रिलेटेड डे ऑफ 1942 व्हिच हैज़ द इम्पोर्टेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो आप जैसे आप ये हो गया कि आप करंट से लिंक कर रहे हैं। एक हो रहा है कि ये आपका जो वर्तमान हिस्ट्री में जो चल रहा था उससे लिंक कर रहे हैं। जैसा आपको सहूलियत हो उससे आप स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं। बाकी तो कंटेंट रहेगा लेकिन लिंकिंग कैसे करना है, आपको स्टार्ट कैसे करना है, करंट माध्यम से कर दीजिए या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से या कुछ ऐसा आपको और लग रहा है कि डेट ऑफ फैक्ट्स पता है, किसी संस्था का नाम पता है, उसके अकॉर्डिंग आप अकॉर्डिंग टू दिस ये इम्पोर्टेंस है ये या हमेशा जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है उसमें ऑल द सोसाइटी का सभी क्लास, चाहे वो हुँ। मध्यम वर्ग हो, किसान हो, टीचर्स हो, सभी लोगों का योगदान रहा है, महिलाओं का। तो अब जैसा आप या तो फैक्ट फिगर के माध्यम से, संस्था के माध्यम से स्टार्ट कर सकते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के माध्यम से स्टार्ट कर सकते हैं या वर्तमान में कुछ ऐसा उससे संबंधित न्यूज़ में रहा है या कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी उसके बारे में कुछ कहे हैं, चर्चा किए हैं, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। ये 3 एस्पेक्ट हो सकता है, बाकी और भी एस्पेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये प्रयास करें कि इसको हम ज़रूर अपने आप में ये इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करें, इसको इन्वॉल्व करें। ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये और हुँ। ये शॉर्ट नोट्स किस लिए बनाया जाता है? ताकि आप एक आपको रफ डायग्राम मिले कि हाँ, हमको उसी के इंक्लाइन में रहना है और वो चीज़ तो डालना ही डालना है, बाकी आप एक्स्ट्रा जितना आप इनपुट डाल दीजिए उतना अच्छा है। जैसे ही हमने चर्चा किया कि वर्धा में मीटिंग हुआ। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट में हमने डाला है कि रीजन, कौन-कौन सा रीजन है? पॉलिटिकल अब मान लीजिए क्या है कि अब आपसे रीजन के बारे में कम पूछते हुए वो इम्पोर्टेंट पूछा कि क्या-क्या कंट्रीब्यूशन रहा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड आल्सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। तो रीजन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। शॉर्ट में जैसे अंकित भी बता रहे थे कि उसको हम सर्कल से करेंगे, उसका रीजन दे देंगे, अलग-अलग रीजन और उसके बाद आगे बढ़ जाएँगे। जैसे हमने दिया कि किस प्रपोज़ल का फेल्योर हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में हम लोग इंक्लूजन बिना एक्सेप्टेंस का डोमिनियन स्टेटस हम लोग को नहीं मिला। ये पॉलिटिकल में हो गया, इकोनॉमिक में हो गया कि उस समय इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था वर्ल्ड वॉर 2 के कारण, एक्सप्लॉइटेशन तो हो ही रहा था। तो ये हुआ कि शॉर्ट में हमने बता भी दिया काउज़ और आगे भी बढ़ गया। मतलब उस हुँ। एस्पेक्ट्स को भी हमने कवर कर लिया। उसके बाद आगे जो घटना घटी है, आप सब जानते ही होंगे कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 1942 में एक रेज़ोल्यूशन पास किया। उसका नाम हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट फिर आगे 19 जो ये कहानी जो घट रहा है, उसके हम लोग चर्चा किए हैं थोड़ा-सा। उसके बाद यहाँ पे हमने दिया है कि बिहार क्योंकि ये प्रश्न जो है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार पूछा गया है। तो हम ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे? बिहार इन पे। कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार पे। तब लिखा गया है कि बिहार आल्सो प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन दिस मूवमेंट, प्लेड अनपैरेलल्ड हेरोइज़्म एंड ब्रेवरी। ये सब वर्ड आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश वाले हैं, हिंदी वाले हैं, दोनों अपना-अपना स्पेसिफिक टर्म कुछ-कुछ होता है जो कि अच्छा लगता है। थोड़ा-सा यूनिक होता है। जब आप प्रशासन में आएँगे तो वहाँ भी अलग-अलग एडवांस वर्ड होता है। हुँ। सॉरी। तो ये सब चीज़ें कब होगा? जब आप अपना नोट्स बनाएँगे और एक बैकग्राउंड मतलब ये इसके अकॉर्डिंग आपको घूमना है। जैसा प्रश्न आएगा उस हिसाब से हम लोग उस ट्रेंड में उसको ज़्यादा लिखेंगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार में है, इसलिए हमने बिहार पे ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ। कौन-कौन सा था? स्टूडेंट का रोल था, रोल ऑफ इनपुट देखिए ये क्या है? ये मैंने इसलिए बनाया है
कि जो एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर मैं सिर्फ ये भी देख लूं, ठीक है, ये फ्लो चार्ट देख लूंगा, उसके बाद ये वाला देख लूंगा, ये हो गया, तो उससे क्या होता है ना कि आप पूरा, अगर ये पता है आपको कि कौन-कौन सा सेक्शन हमको काम करना है, स्टूडेंट के बारे में चर्चा करना है, रोल ऑफ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स एंड लीडर्स एट डिफरेंट प्लेस, कहाँ-कहाँ पे वो जो महत्वपूर्ण नेता थे और कौन-कौन सा महत्वपूर्ण स्थान था, पटना हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया। बिहार कांग्रेस कमेटी का क्या योगदान रहा, वीमेन का क्या योगदान रहा, उसमें वीमेन में भी चरखा कमेटी का, बिहार कांग्रेस कमेटी में भी 2 चीज़ था, रक्षा दल था, ग्राम सेवक दल था और रोल ऑफ आज़ाद दस्ता। ये आपका कोर हो, यही है। ये आपको पता है, आप उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ये कब बनेगा? जब आप उसको एनालिसिस करेंगे। 2-3 सोर्स को सामने रखेंगे, कुछ इंटरनेट से मैं बता रहा था, कुछ यूट्यूब से हो गया, कुछ नोट्स हो गया अलग-अलग कोचिंग्स का। उसके बाद अपना एक बेहतर नोट्स बनाएँगे। तब ये चीज़ आएगा कि नहीं हाँ, आपने सारी चीज़ को एनालिसिस किया। ऐसे क्या है, बना-बनाया क्रीम खाइएगा, वो आपका माइंड डेवलप नहीं करेगा। फिर वहाँ पे जैसे ही थोड़ा-सा प्रश्न ट्विस्ट हुआ, आप क्या किए वही पुराने ट्रेडिशनल जो आपका नोट्स है, वही छाप करके आ गए, लेकिन क्वेश्चन का डिमांड कुछ और था। तो ये ध्यान देना होगा। उसके बाद इसे हम लोग इसमें एक्सप्लेन किए हैं, स्टूडेंट का क्या-क्या रोल रहा, उसमें जो 7 स्टूडेंट थे, उनका भी हमने चर्चा किया है। मकान प्रसाद सिन्हा राव पटना बीएमएम कॉलेज में जो झंडा फहराने के लिए, आगे हम लोग देखते हैं। फिर अलग जो इम्पोर्टेंट लीडर्स कहाँ-कहाँ पे भूमिका निभाए, कहाँ-कहाँ पे विरोध किए, पटना में कौन-कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ज बलदेव सहाय रिज़ाइन कर दिए थे एडवोकेट जनरल के पद से। सिवान में कौन थे? प्रेरणा प्रसाद, जो कि फायरिंग में घायल हो गए थे झंडा फहराने के समय। सारण में जगलाल चौधरी थे। मुंगेर में आज़ाद हिंदुस्तान पेपर लॉन्च किया गया। भागलपुर में सियाराम सिंह थे। ये क्या है, ये आपका पता होना चाहिए। ये आपका नोट्स में होना चाहिए, तब जैसा प्रश्न है वैसा आप मूव करेंगे। अगर अगर यही शॉर्ट में होता, जब शॉर्ट में होगा तो क्या होगा, इतना हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उसको क्या करेंगे, शॉर्ट में ही लिखेंगे। कुछ-कुछ 2-3 जगह का नाम चर्चा कर देंगे, एक सारण हो गया, एक सिवान हो गया, पटना हो गया, 1-2 व्यक्ति का नाम दे देंगे, फिर महिला का चर्चा कर देंगे, बस लास्ट में कंक्लूजन दे देंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का भी ये नाम तो सातों स्टूडेंट का नाम लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट आंसर है। मुश्किल से 2 पेज में ही लिखना होता है। हुँ। इसके बाद रोल ऑफ आज़ाद दस्ता है। अब ये एक अलग ही क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ आज़ाद दस्ता का, तो उसका अलग लिखे, लेकिन इसमें भी आप शॉर्ट में ये लिखेंगे, उसके बाद बस ये चर्चा कर देंगे थोड़ा-सा कि हाँ भाई, 2 तरीके से किया गया। उसमें 2 पार्ट बनाया गया था कि एक ट्रांसपोर्टेशन को डैमेज करना है और कैसे हम लोग उसको प्रोसीडिंग को फॉलो करेंगे। अच्छा सर, ठीक है, 2 मान के हुँ, चलिए कि अगर 8 नंबर में क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा करें, तो उसमें हम हाँ। सिर्फ फ्लो चार्ट में ही कर सकते हैं उसको, क्या कुछ स्टेटमेंट वगैरह भी करना पड़ेगा उसमें? स्टेटमेंट ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में 3-4 लाइन लिखिए, लास्ट में हुँ, लिखिए, आप बीच हुँ। में आप फ्लो चार्ट, डायग्राम बना करके निकल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मतलब जो भी टॉपिक ठीक है है? उसका फ्लो चार्ट हाँ, बस वही हो कि जो आपका प्रश्न हो, उससे इंक्लाइंड हो। मान लीजिए आपसे कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लीडर्स एट डिफरेंट प्लेस इन बिहार या या इन इंडिया, ठीक है? उसी के उसमें आप ऊपर चर्चा कंक्लूड। कर दीजिए उसी में, कोई इश्यू नहीं है। स्टार्टिंग में आप लिख देना है कि हाँ भाई, गांधी जी ने किया 8 अगस्त को कब शुरू हुआ, उसमें डू और डाई कौन सा रेज़ोल्यूशन लिया गया, उसको लिख करके आगे बढ़ जाएँगे। लास्ट में कंक्लूजन दे देंगे कि हाँ, आगे ये व्हिच फर्दर एग्रीवेटेड फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया एंड व्हिच बिकेम ऑन 1947, ये आप लिख देना हुँ, है। तो उसमें आप जैसे आपको लगता है, लेकिन उसमें प्रयास ये करना है कि आपका प्रश्न का जो डिमांड है, उससे आपको चिपक के रहना है, उससे आप नहीं हट सकते हैं। उससे हटेंगे, फिर वो मार्क्स मिलेगा, 2-3 नंबर कम मिलेगा, 2 नंबर कम मिलेगा, वही 2-2 नंबर करते-करते आप 10-15 नंबर का फासला हो जाता है, रिज़ल्ट तो उसी पे होता है। हुँ। अभी देखिए डायग्राम है, हमने अलग-अलग जगह पे चर्चा किया, उसका भी डायग्राम बना दिया। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट में ये लास्ट में कंक्लूजन हो गया। अब देखिए इसमें क्या लास्ट में लिखा है ना, दिस मोमेंट वाज़ टर्न्ड सक्सेसफुल to threat Britishers. This was the last movement at mass level of India's freedom struggle, which led to get freedom of India on, है ना? तो उसको हमने क्या हुँ। किया लास्ट में बता दिया कि उस मूवमेंट का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा।
जो कि कहीं न कहीं हमारे आज़ादी की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो ये ध्यान देना है कि कैसे हम उसको फ्रेम करें। ये फ्रेम कब होगा? जब आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स होगा उसमें 5-6 पेज में, जो कि हर एक डायमेंशन को टच करे। 10 पेज का रहेगा तो उसमें से 5 पेज हो पाए। हाँ, जैसे ये मैंने दिखाया हिस्ट्री, उसी तरह से और दिखा देता हूँ मैं। ये आपका इकोनॉमी ज्योग्राफी है। देखिए जो अब तो थोड़ा-सा कोर ज्योग्राफी पूछने लगा है, तो उसको भी देखना होगा। लेकिन जो एप्लीकेशन पार्ट है जैसे एमएसपी हो गया, उसमें हमने चर्चा किया है, क्या ऑब्जेक्टिव है एमएससीपी। देखिए, अब ये अगर आपको ध्यान है, तो आप बना लेंगे आंसर। उसमें 24 क्रॉप्स है, तो हमेशा आप डायग्राम ज़रूर ध्यान, क्योंकि माइंड जो है डायग्राम को जल्दी रीड करता है, क्या-क्या फैक्टर्स है। अब इसमें देखिए मैंने कितना फैक्टर्स लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मान लीजिए प्रश्न आएगा 7 नंबर वाले में, 6 नंबर वाला में, तो आप 4 भी फैक्टर्स लिख दिए हैं, इनफ है, आगे बढ़ जाएँगे। अब लॉन्ग वाला में तो ज़्यादा लिखेंगे फैक्टर्स। अब 9 लिखे तभी आप 5 लिख पाएँगे एग्ज़ाम में। अब 9 आप लिखे ही नहीं, आपका नोट्स में 4 ही लिखा हुआ है, तो आप भूल करके वहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि ये माइंड है, भूलता ही है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपके नोट्स में होगा नहीं, तब तक वो इनकलकेट नहीं होता है ना? इसलिए प्रयास करना है कि उसको सब अधिक से अधिक डायमेंशन को हम लोग टच करें। कुछ डेटा, कौन-कौन डेटा यूज़ किया जाता है, कैसे डेटा माइनिंग करने के लिए, ये सर, इन एनसीएफ का पॉइंट्स क्या-क्या। और फैक्टर्स को एक्सप्लेन भी करना होता है। अब देखिए ये जब 38 मार्क्स का होगा तो एक्सप्लेन बिल्कुल करना होगा। शॉर्ट होगा तो एक्सप्लेन कम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें समय कम देना है, क्योंकि 7 मार्क्स का है वो। अभी क्या-क्या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से हमारा फार्मर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है एमएसपी, उसके बारे में कुछ चर्चा किया गया है। इसको देखिए, पहले ये अगर आप लिख दिए काफ़ी है। क्या-क्या डिसएडवांटेज है, वे फॉरवर्ड हो गया, और क्या-क्या किया जा सकता है कि इसे जो स्वामीनाथन कमेटी है, कृषि विज्ञान केंद्र को और हम लोग एडवांस करें। जो बजट में लाया गया था, उधर आपका स्वामीनाथन कमेटी है, उसको कैसे और सही तरीके से हम लोग स्ट्रिंजेंट रूप से लागू करें। डब्ल्यूटीओ का नेगोशिएशन है, उसको भी जो पीस क्लॉज था, आप लोग पढ़े होंगे। शांता कुमार कमेटी है। तो ये जब आपके पास कंटेंट रहेगा ना, तो आप ऑटोमेटिक आप राइट करेंगे। लेकिन जब होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, कंटेंट पढ़ते नहीं हैं, डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं, और सर मैं ब्लैंक हो जा रहा हूँ। ब्लैंक होंगे नहीं, आपके पास कंटेंट नहीं हो, कैसे लिखेंगे? बिल्कुल। जब और तक कंटेंट जरूरी होता है। मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ बच्चों को। आप जहाँ भी बैच ज्वाइन करेंगे या कुछ भी करेंगे, सबसे पहले इस चीज को जाने कि बैच में सिर्फ आंसर राइटिंग का भी बहुत मार्केट में चलेगा। आप आइए मेरे पास आंसर राइटिंग कीजिए, आप आइए मेरे पास आंसर राइटिंग कीजिए। जब तक आपको वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे जो आपको कंटेंट सिखाए, उसके बाद में आंसर राइटिंग कराए। आंसर राइटिंग 1 महीना 1.5 महीना लेट भी स्टार्ट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको कंटेंट आपको पता नहीं है तो फिर मुश्किल होगा। इसलिए सोच समझ के ज्वाइन कीजिएगा, चाहे मेरे यहाँ ज्वाइन कीजिए या कहीं भी ज्वाइन कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सिर्फ आंसर राइटिंग का झुंझुना दिखा करके बैच स्टार्ट हो रहा है, तुरंत में से ज्वाइन मत कीजिएगा किसी भी बैच को, ठीक है? कोई बेनिफिट ही नहीं उसका। जब तक आपके पास एक अच्छा नोट्स नहीं है, या आपने अलग-अलग तरीके से पढ़ा नहीं, उसको लिखा नहीं, आप जाके लिखने जा रहे हैं टेस्ट, देने से कोई बेनिफिट नहीं है। वो क्या है, बस कैसे आप मान लीजिए पीटी में आप लगाते हैं टेस्ट 100, मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में आपने लगाया, 50 क्वेश्चन जो गलत हुआ, उसको आपने रिवीजन नहीं किया, उसको आपने अपने एक तरह से नोट्स में नहीं मेंशन किया। अब वो 1 महीना बाद देखेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, अगर आपको ये याद नहीं है, वो आपके नोट्स में नहीं है। इसी तरीके से यहाँ भी है, जो आप पढ़ रहे हैं उसका एक नोट्स होना चाहिए, ताकि उस नोट्स को आप रिवीजन कर सकें, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें। जब आप टेस्ट देने गए तो कुछ सीखें, तो कुछ को उसको ऐड करेंगे। ये कब होगा? जब आपके पास एक अच्छा नोट्स हो। इसलिए मैं बार-बार एम्फेसिस कर रहा हूँ, और नोट्स में भी कैसा पिक्टोरियल, डायग्रामेटिक तो ज़रूर होना चाहिए, ताकि उसको आप एक्सप्लेन करना आसान काम है। देखिए अलग-अलग मेरा बुटफाड़ का है, बहुत सारा है। देखिए हमेशा मैं, आप देख रहे होंगे मेरे हर जितना भी आंसर है, सब में
डायग्राम जरूर दिखेगा आपको, विदाउट डायग्राम आपका मेरा आंसर ही नहीं होगा, देख लीजिए। सर नोट्स मेकिंग समय आप इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड लिखते हैं, लेकिन क्या जो ओरिजिनल आंसर कॉपी होती है उसमें भी ये सब लिखना होता है, या फिर ऐसे ही पैराग्राफ नहीं चेंज नहीं, करके? इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट शुरू करिए ना, वो अंडरस्टूड है। और आप कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड वगैरह? नहीं, कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए कंक्लूजन। वो आप कंक्लूजन लिख करके नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख दीजिए, वो अंडरस्टूड है। ओके सर। दस देयरफॉर इट इज सेड दैट, इट इज अफॉरमेंशन दैट, आओ क्या ये सब होता है कुछ, लेकिन तो आप लिख समझने के देना लिए जब हेंस। हम खुद नोट्स बनाते हैं तो उससे लिखना हाँ होता है। हाँ, उससे लिखने से ये होता है कि आप क्लियर रहे कि हमको ऐसे ऐसे चलना है, इसी दायरे के अंदर चलना है, आउट ऑफ ओके बॉक्स सर। नहीं हो जाना है। ये देखिए मेजर्स, कौन कौन सा मेजर्स लिया गया है मेगा फूड पार्क बनाने के लिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, ये सब चीजें क्या है, ये आपके पास होना चाहिए। ये बेसिक जितना भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्सिडी के बारे में, ये सब जो इकोनॉमी ज्योग्राफी का जो कॉमन मिक्स कंसेप्ट है, चाहे एमएसएमई के बारे में हो, पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, आप तो कोर ज्योग्राफी भी पढ़ना है 11th-12th का, या जो अगर थोड़ा स्टडी किए होंगे मेंस का तो उसको 11th और 12th का वो जो कोर ज्योग्राफी है उसको ही पढ़ना होगा। उसमें मान लीजिए अब थ्योरी भी पूछ सकता है, या अप्लाइड जो ज्योग्राफी है वो तो पूछते ही हैं। ठीक है, ये सब है, तो समझ पा रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। और दूसरी ऐसे का बात, देखिए, हाँ मैं दिखा देता हूँ ऐसे का कुछ। देखिए रुपेश सर भी कुछ कह रहे थे कि हमसे, देखिए ऐसे का क्या है, आप जब तक पढ़ेंगे नहीं ना, जब आप क्लास 6, 7, 8 में होंगे तो उस समय एक बुक चलता था हिंदी का, आधुनिक व्याकरण, ये बहुत सारे लोग पढ़े होंगे व्याकरण का बुक, तो उसमें क्या होता था कि मुहावरा याद करना होता, क्योंकि मुहावरा पूछता था। अब मुहावरा जब पता नहीं है, अब धीरे धीरे क्या होता है, जब आप मुहावरा बहुत सारा याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो फिर उसके बाद अंडरस्टूड होने लगता है कि यहाँ पे इसका ये विशेष अर्थ होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ भी है, जब आप पढ़ेंगे कहावतें तो धीरे धीरे आप भी पकड़ने लगेंगे कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, तो उससे थोड़ा सा आशय निकलता है। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकील, अकील में क्या है, अकल का बात हो रहा है, समझ रहे हैं? ये सेनूर क्या है, ये मतलब मगही भाषा है, भोजपुरी भाषा है जो हमारा लोकल लैंग्वेज है, लेकिन उसका भी मतलब अगर थोड़ा सा भी समझ पा रहे हैं तो आप अंडरस्टूड कर सकते हैं। वो कब होगा, जब आप बहुत सारा कहावतें पढ़ लेंगे, तो वो भी बड़ा चीज नहीं कि आपके सेंस आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी चीज का, हर चीज का सॉल्यूशन होता है, बाकायदा आप उस पर काम करें, मेहनत करें। हाँ रुपेश कंटिन्यू। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि जो आप लोग नोट्स बनाएंगे, अगर किन्हीं के पास नोट्स है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये हार्डली रिकमेंडेड है कि नोट्स कृपया करके बनाए ही। आप 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग का कम कर लीजिए, वो मंजूर है आपको, लेकिन अपने हर एक सेक्शन का, जीएस 1 में हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर का, फिर करंट अफेयर का, उसके बाद आईआर का, उसके बाद फिर डीआई बना लीजिए, या पॉलिटी साइंस टेक, जो भी सिलेबस है, पूरे सिलेबस का नोट्स शॉर्ट में आपके पास होना चाहिए। बाकायदे हम लोग टॉपिक देंगे, अभी जब हम लोग बात कर आगे क्लास में चलेंगे तो इकोनॉमिक्स में आपको गरीबी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह कैसे कैसे है उसका एक लिस्ट ऑफ टॉपिक लिखा देंगे। फिर साइंस एंड टेक में अभी कौन कौन सा करंट में टॉपिक था उसका एक लिस्ट बना देंगे आपको, उसके ऊपर आप भी काम करेंगे, फिर जब हम लोग क्लास में पढ़ाएंगे तो उसको एक एक करके पढ़ाएंगे ही। इसलिए नोट्स हर एक टॉपिक का, कम बीपीएससी मेंस कुछ नहीं है, जीएस 1 जीएस 2 मिला करके 300-350 टॉपिक का एक नोट्स होना चाहिए। उस 300-350 टॉपिक को आप अच्छे से मगअप कर जाएं, बस उसको जा करके वहां प्रोड्यूस कर दें। बीपीएससी का मेंस इतना ही है, इससे ज्यादा बीपीएससी का मेंस नहीं है। अभी भी पूरे भारत में जितना भी आयोग का एग्जामिनेशन होता है सिविल सर्विस वाला, उसमें सबसे आसान बीपीएससी ही है। आप जेपीएससी में देख लीजिए कितने सब्जेक्ट हैं, यूपीपीएससी में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। ठीक है, तो 300 टॉपिक हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके लिखा भी देंगे उसको। और अब कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, पूछिए जो सवाल है पूछिए।